बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुज़ाकरात की बातें तो हो रही हैं, सियासी बहरान हल करने की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन उम्मीद की किरण कहीं दिखाई नहीं देती। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक 3 रुकनी कमेटी तो बना दी, लेकिन अभी तक ये नज़र नहीं आता कि सियासी जमातें मिल बैठेंगी और मुज़ाकरात के ज़रिए इस सियासी बहरान से निकलने की कोशिश करेंगी। क्योंकि PTI ये कहती है कि हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे रहनुमाओं को जेल भेजा जा रहा है। इन हालात में मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? फिर जो आसफ़ अली ज़रदारी साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं या सिराजुल हक साहब जो मुज़ाकरात चाहते हैं, वो तभी मुमकिन होंगे कि PTI के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि जिस तरीके से हमारे लोगों को जेल भेजा गया, गिरफ्तारियाँ की गई, आज के दौर के अंदर भी जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ शिकायत हैं, करप्शन के उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। टेंशन हर रोज़ बढ़ती ही चली जा रही है। ईद के बाद जो खबरें आ रही थी कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, उस पर भी एक गैर यकीनी की कैफियत है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब पुराने वक्त देने का। फवाद चौधरी साहब, PTI ने एक 3 रुकनी कमेटी बना दी जो मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ें तय करेगी। कमेटी कितनी बाख्तियार होगी? देखिए, अभी तो ये कोई माहौल ही नहीं है मुज़ाकरात का। वो तो आए थे तो कमेटी जो है वो जमात इस्लामी से बात कर ले, लेकिन एक तरफ आप अली जैदी को अरेस्ट कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर को अरेस्ट किया। हुकूमत तो सीरियस ही नहीं है, ये तो ऐसे ही, और जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलों तो मिट्टी ला रही है। इस दिन तो वो तो फजलुर रहमान ने कल जो बात की है, PTM को वो रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ये जरदारी साहब वगैरह ये तो ऐसे कंफ्यूज बातें कर रहे हैं। ये कोई सीरियस बात नहीं है। यानी जरदारी साहब या सिराजुल साहब की जो कोशिशें हैं वो आप समझते हैं संजीदा नहीं है, असल मौक़िफ़ PTM का मौलाना फजल रहमान का है? उसकी वजह है ना कि अगर देखें संजीदा हो तो कोई संजीदा लोग ये हरकत करेंगे कि पहले वो बात करके और घंटे बाद आप प्रेसिडेंट जो सिंध के प्रेसिडेंट अली जैदी उसको अरेस्ट कर लें, और अदालती हुक्म के बावजूद आप अली अमीन गंडापुर को कभी इधर से उधर ले गए। तो ये सारी गैर संजीदा हरकतें हैं ना। यानी आप इन हालात में जो ईद के बाद एक कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, PTM के सेक्रेटरी जनरल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की सतह पर पहले मुज़ाकरात शुरू होंगे, उसका भी कोई इम्कान नज़र नहीं आता? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इम्कान। फिर जो सब हल क्या होगा? फिर तो हम डेडलॉक की तरफ जा चुके हैं। अगर मुज़ाकरात नहीं होते, आप लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, आप सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं, हुकूमत बातचीत करना चाहती है, लेकिन आप कहते हैं संजीदा नहीं है। बात यह है कि हमने तो हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन ये हुकूमत की तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई। और दूसरी बात ये देखिए, मुज़ाकरात किसी हम आइन के स्ट्रक्चर के बाहर तो मुज़ाकरात नहीं ना कर सकते। आइन में अगर वो सुप्रीम कोर्ट अभी तक तो जो KP और पंजाब के ऊपर क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने हैं, आइन का आर्टिकल 224 कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, उसके ऊपर क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? उनके ऊपर तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया। अक्टूबर में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कैसे को आइन के मुताबिक ही हो रहा है ना, आइन से बाहर क्या बात करेंगे? यानी अगर पंजाब और KPK के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की यकीन दहानी नहीं होती तो PTI मुज़ाकरात नहीं करेगी? बनते ही नहीं फिर मुज़ाकरात। फिर आप मुज़ाकरात करके क्या करेंगे? हम तो 12 मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात में संजीदा है। एहतिजाजी तहरीक ईद के बाद शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन जो सब उस एहतिजाजी तहरीक का नतीजा क्या निकलेगा? फिर मजीद क्लैश, और क्लैश की सूरत में इस किस्म की खबरें हैं कि फिर सारा सिस्टम लपेटा जाएगा। सिस्टम की जिन्होंने लपेटना है लपेट ले, वो तो अब भी लपेट लें, उसमें क्या अब भी कौन सा सिस्टम चल रहा है? मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है ना, मुल्क में कोई आइन की हुकूमत तो नहीं है। आइन में 3100 लोग जो है वो जेलों में चले गए हैं, इलेक्शन आपके हो नहीं रहे हैं, बुनियादी राइट्स किसी के है नहीं, तो मुल्क में तो मार्शल लॉ नाफिज है ना। इसमें कौन से कोई इतनी बड़ी को खबर? सब क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जब आपकी हुकूमत थी आप लोग भी इसी तरीके से गिरफ्तारियां कर रहे थे? इसको कहते हैं फॉल्स पैरेलल ड्रा करना, कि जो लोग ये बात करते हैं ना वो बेसिकली ज्यादातर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो उसका है उससे बातें लेके कर देते हैं। कोई ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में कभी पैदा ही नहीं हुई जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के अलावा, जो चंद इब्तदाई दिनों, उसके अलावा तो पाकिस्तान में आजकल जो हो रहा है ये तो कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में।
यानी लो अदालतों को सिस्टम रैप अप कर दिया जाए, अदालतें जमानत दें, उसकी परवाह किए बगैर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। जो मिसिंग पर्सन हैं लाहौर में, कराची में, वो एक रूटीन बन गई है। जो चैनल्स हैं आज़ाद चैनल्स, उनको जो है वो काम करने से रोक दिया जाए। अरशद शरीफ जैसे पाए के सहाफ़ी को शहीद कर दिया जाए। लोग जो हैं बड़े सहाफ़ी जो है वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाए। ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में कभी नहीं रही है। और जो लोग भी ये कहते हैं कि आपके दौर में भी, वो करप्शन को पैरेलल बना रहे हैं कि जो करप्शन केसेस में भी लोग पकड़े गए थे वो भी नहीं पकड़े जाने चाहिए थे। वो क्यों नहीं पकड़े जाने चाहिए थे? अरबों रुपया एवरेज अरबों रुपया चोरी करके लोग बाहर ले गए और हम कहें कि ये वो सियासी हो गए थे। लेकिन क्या अली जैदी साहब के ऊपर भी तो ऐसे ही इल्जामात हैं करप्शन के? क्या इल्जाम है अली जैदी के ऊपर, मतलब बताइए। करप्शन के केसेस के इल्जामात हैं, बुजदार साहब पे इल्जामात हैं, पंजाब के अंदर इल्जामात हैं सारे। आप एक एक्सपीरियंस रिपोर्टर हैं, आपको चाहिए ही नहीं कि कभी इस तरह की बात करें जब आपको इफेक्ट नहीं पड़े हुए। अली जैदी के ऊपर इल्जाम ये है कि 2013 में एक आदमी जो था उसने कहा जी इन्होंने मेरे से 18 करोड़ रुपया लिया, इन्होंने मुझे कागज दे दिए जो 10 साल के बाद मैंने देखे हैं, मुझे लग रहा है कि दिल्ली है। और 2013 की जो केस है सिविल, उसके ऊपर, और जो अली जैदी कह रहे हैं कि मैं जिंदगी में कभी इस बंदे को मिला ही नहीं हुआ। ये ऐसे ही है कि मैं नसरुल्लाह मलिक साहब को मुझे जो है वो जाके मैं आपके ऊपर पर्चा करा दूं कि इसने जो नाम मुझसे कोई आज से कोई 20 साल पहले 10 करोड़ रुपया लिया था और अब ये वापस नहीं कर रहा। ये केस है, उसके ऊपर कोई करप्शन का और इस तरह का केस नहीं। तो सब आप तो हमेशा मुज़ाकरात के कायल रहे हैं, लेकिन आज आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप भी मायूस हैं। मुज़ाकरात वाहिद हल होता है किसी लड़ाई का। देखिए ना, मुज़ाकरात तो करने को तैयार ही नहीं है हुकूमत, तो अब हम क्या कर सकते हैं? वो तो हुकूमत ने करने हैं ना। अगर हुकूमत मुज़ाकरात ही करने को तैयार नहीं है और वो सिर्फ जुल्म और जबर की बुनियाद के ऊपर एक मामला चलाना चाहते हैं, तो फिर हम एकतरफा ताली दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से तो नहीं बचती। तो ये हुकूमती महज बयानबाजी है जो शहबाज शरीफ सब कहते हैं आए मिल बैठ कर मामला तय कर लेते हैं? ये बयानबाजी नहीं है, ये फ्रॉड है। शहबाज शरीफ तो फ्रॉड खेल रहे हैं कि एक तरफ कह दें जो को मिला है सिराजुल हक साहब मिले हैं, उनको उन्होंने कह दिया मुज़ाकरात कर लें, लेकिन दूसरी तरफ फैक्ट है कि उन्होंने हमारे जो तरीके इंसाफ के ऊपर एक जुल्म और जबर की हुकूमत मुसल्लत की हुई है। और वहाँ पे इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि एक पाकिस्तान के अंदर जीना दोबर कर दिया गया है सियासी मुखालिफिन। असद कैसर साहब जो बात कर रहे थे कि आईनी तरमीम के हवाले से सपोर्ट की जा सकती है, 90 दिन से आगे जाने के हवाले से कुछ तरामीम लाई जा सकती हैं ताकि ये मामला सेटल डाउन हो जाए 90 रोज़ वाला। ये इसके ऊपर तो बड़े कंसेंसस की जरूरत है ना। आइन में तरमीम जो है वो कोई मजाक तो नहीं है, और इलेक्शंस में इस तरह से आगे जाना जो है वो बिल्कुल, अभी तक तो जो ये हुकूमतें हैं, ये 22 तारीख को पंजाब में निगरान हुकूमत ख़त्म हो जाती है और उसके एक हफ्ते बाद केपी में हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो वो एक और आईनी बहरान पैदा होगा, क्योंकि वो कोई पेपर साइन नहीं कर सकते, वो कोई हुक्म नहीं दे सकते। जब ये सूरत हाल पैदा होती है तो फिर उसके नतीजे में एक और आईनी बहरान होगा। कौमी असम्बली में वापस जाने का कोई इम्कान है आपका? आप लोग वापस जा सकते हैं? हमने तो हाईकोर्ट से कहा हुआ है कि जनाब देखिए, हम इज्तिमाई इस्तीफे हमने दिए थे। अगर आप समझते हैं कि इज्तिमाई इस्तीफे नहीं होते, इंडिविजुअल होते, तो इंडिविजुअल तो हमने नहीं दिए, तो हमारा जो इस्तीफा है उसको विड्रॉ समझा जाए। और इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जो खुद स्पीकर ने कही है कि इंडिविजुअली देखना है, तो उसके मुताबिक जो है वो वापस दे। अब वो डरे हुए हैं एक्चुअली, स्पीकर भी खौफजदा है और ये भी खौफजदा है, वो वापस भी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पुलवामा के उस ड्रामे की जो मोदी सरकार ने रचाकर पूरे इस खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया था। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाज़रीन, पुलवामा ड्रामा सारा बेनकाब हो गया और मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्लान बनाया था, वो सारा मंसूबा अब उसके बारे में इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर ने यह सारा भांडा फोड़ दिया है कि मोदी सरकार इलेक्शन के लिए किस तरीके से अपने ही फौजियों की जानें कुर्बान कर रहे थे। सिर्फ मकसद ये था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयानबाजी की जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, अपने लोगों को ये बताया जाए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं या पाकिस्तान किसी जंग लड़ना चाहते हैं तो उसकी बुनियाद यह है कि पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करता है।
पुलवामा ड्रामा के बाद से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करने की भरपूर मुहिम का आगाज़ किया गया। पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहने के लिए जगह जगह मोदी सरकार ने ड्रामे किए और साथ ही साथ ये बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इस पूरे पुलवामा को जो है उसमें अंदर मुदाखलत की है। लेकिन अब आस्ता आस्ता ये सारी गुत्थियाँ सुलझती चली जा रही हैं। मोदी का सारा बयानिया अब खाक की तरह ज़मीन बोस होता चला जा रहा है, इसलिए कि मोदी सरकार ने भारत को एक इंतहा पसंद मुल्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी सरकार की ये कोशिश थी कि भारत में एक इंतहा पसंदी का रवैया अख्तियार किया जाए ताकि अवाम की उन्हें सपोर्ट हासिल हो, वो इलेक्शन जीत सकें। अब भी ये कहा जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन से पहले भी मोदी कोई ऐसा ही दोबारा ड्रामा स्टेज कर सकते हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने आज इस सूरत हाल पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और साबिक़ गवर्नर मकबूजा कश्मीर के इंकशाफात के बाद आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि भारत से इन सवालात के जवाबात लिए जाएँ कि आखिर उसने पूरे खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिश क्यों की। साथ ही साथ भारतीय फ़ौज के अंदर भी एक बेचैनी की कैफियत है कि अपने ही फ़ौजियों को कुर्बान करके मोदी अपनी सियासत को चमकाना चाहते थे। पाकिस्तान में जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया और इंडिया के अंदर एक माहौल बनाया गया, एक जंग की कैफियत पैदा की गई, इसकी सारी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आयद होती है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे दिफाई तजियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और उनके साथ जनाब ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि पुलवामा अटैक्स के हवाले से जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, मोदी सरकार ने पूरी एक मुहिम चलाई, अब नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं जिसमें वाज़े हो गया कि पुलवामा अटैक्स पाकिस्तान के ऊपर एक महज बहतान था। पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम किया गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई की गई। आप समझते हैं कि आलमी बरादरी इसका नोटिस लेगी? नसरुल्लाह साहब, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, कम से कम हमें पाकिस्तान में पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को सबको कोई डाउट नहीं था कि ये स्टेज ड्रामा है। जैसे पठानकोट में किया या उरी में किया या इससे ऊपर बॉम्बे में किया। आप ये देखें कि ये कितना खतरनाक मुजरिम और कातिल है जो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए अपने 40 जवान फौजी जवान जो मुल्क की हिफाजत करते हैं उनकी कुर्बानी दे दे, उनको बुरे तरीके से मरवा दे अपने पॉलिटिकल एम्स के लिए कि जी अगला इलेक्शन में जीत लूँ। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान कश्मीर के बारे में प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान में हमला करूं और अपने आप को माइलस्टोन स्टेज लूं और अगला इलेक्शन जीत लूं। ये इतना खतरनाक है। खास तौर पे नसरुल्लाह साहब, ये 4 का टोला जो है ना, जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ नरेंद्र मोदी, उसके बाद राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह होम मिनिस्टर और उसके अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये आरएसएस के नजरियों को लेके चल रहे हैं। इन्होंने सोचा हुआ है कि इसको सिर्फ हिंदू स्टेट बनाना है और इसमें जब भी इलेक्शन होते हैं ये हमेशा इसी तरह से ड्रामा करते हैं और उसके बेस पे ये अपने वोट अट्रैक्ट करते हैं बीजेपी के ये खतरनाक आरएसएस के लोग और इलेक्शन जीतते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ ये अगले साल इनके इलेक्शन होने हैं, ये फिर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे स्टेज करेगा, हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अगर आपको याद हो, हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस में कहा था कि अगर इंडिया के पास कोई एक्शनेबल एविडेंस है तो हमें दें, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उसके बजाय इन्होंने क्या किया, वेट नहीं किया और जाके बालाकोट पे अटैक कर दिया। क्या किया, 4-5-6 दरख्त, एक कौवा और उसके बाद इतने इनकॉम्पिटेंट और इतने अनप्रोफेशनल की एयरफोर्स है कि अपने 2 जहाज भी गिरा लिए। एक पाकिस्तान में गिरा, दूसरा जो S-29 था वो इंडिया में गिरा। अभी नंदन को भी अरेस्ट कर लिया और बेशर्मी की इंतहा देखें कि उसको जाके हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड वीर चक्र दे दिया। आप ये सोचें, फिर उन ट्रूप्स का सोचें जिनकी आप फैमिलीज को पता चला, उन रेजिमेंट्स को कि जी ये इसने देखें ये हमारे साथ क्या किया है। तो आप ये देखें इसने किस तरीके से वहां पर ये करने के बाद ये सारा ड्रामा रचाया है। मेरे ख्याल में अब हमें ये देखना चाहिए कि इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने जो बात की ब्रिगेडियर साहब, वो मैं बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो हमने अब रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जो दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट सामने आई है कि आलमी बरादरी इन इंकशाफात पर तवज्जो देगी और साथ ही साथ भारत इन सवालात का जवाब दे, क्या ये काफ़ी है दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल? देखें, इसमें 2-3 ऑप्शन बहुत, दिस इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। नंबर 1, पाकिस्तान को इमीडिएटली फॉरेन ऑफिस को, हमारे इस्लामाबाद में दुनिया के सारे एम्बेसडर्स हैं, उनको ब्रीफ करें, बताएं कि पाकिस्तान का स्टांस क्या था
हमारे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था और उसके बाद इन्होंने कैसे सर्जिकल स्ट्राइक की जान के अपने इलेक्शन को सपोर्ट करने के लिए, और उसमें कितना नुकसान किया और पाकिस्तान को कितना उससे नुकसान हुआ, वो बात करें। नंबर 2 बात यह है कि ये हमें अपने ये ओआईसी की जो प्लेटफॉर्म है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हमारे पास बहुत बड़ा ये कैच है, हमें बताना चाहिए कि नॉट ओनली ये, उसके बाद गुलबचन जादेव की बात कर लें। अभी आपके सामने गुलदार इमाम जो शंबे साहब पकड़े गए हैं टीटीपी के जो है वो, ये सारी चीजें डोजे बना के प्लेट ओआईसी में वहां बताएं और वहां से रेजोल्यूशन लेके यूनाइटेड नेशन में जाएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि अभी ये जो G20 का जो इनका से एक समिट हो रही है, प्रीलिमिनरी कॉन्फ्रेंस हो रही है कश्मीर में और सितंबर में होनी है, कि बताएं कि ये कितनी सेफ कितनी गलत है, ये कितना अनसेफ है, कितना अनफेयर है कि मकबूजा के इलाके में जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड के ऊपर है उसको वायलेट करते हुए आप जो G20 मुल्क के वो वहां पर जा रहे हैं, ये बताने की जरूरत है। वी हैव टू इंश्योर कि ओआईसी को हम ये प्लेटफॉर्म अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। साथ ही साथ हमारे सेनेटर्स और कश्मीर कमेटी के जो कम्युनिकेशन स्किल जिनके हैं, दोज हु नो हाउ टू डिस्कस, ये जाएं एम्बेसडर में, G20 ममालिक में, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन में और यूनाइटेड नेशन में, वहां जाके बताएं कि ये किस तरह इंडिया के घरोना खेल खेल रहा है, इससे इस खित्ते में क्या कुछ हो सकता है। रशिया चाइना को कॉन्फिडेंस मिले क्योंकि ये हमारे रीजन जो न्यूक्लियर पावर है और परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, वीटो पावर है। ये हमें अग्रेसिव अप्रोच जाने की जरूरत है। हमें ये स्टेटमेंट आर ऑफ नो यूज, ये कोई फायदा नहीं है कि आप एक लिप सर्विस करके खत्म कर दें। देखिए बड़े साहब, ये जो खासतौर पर इंकशाफात हैं, आलमी मीडिया की तवज्जो का भी ये मरकज़ बनेंगे कि एक ऐसा ड्रामा स्टेज किया गया जिसके नतीजे में 2 एटमी ताकतें आमने सामने आन खड़ी हुई, पूरे खित्ते का अमन जो है वो ख़तरे में था। लेकिन इतनी गैर जिम्मेदाराना अगर सोच पाई जाती है हिंदुस्तान के अंदर, तो फिर इस रीजन के अंदर पीस कैसे आएगा? ये बताने की बहुत ज़रूरत है और उसके लिए हमें हमारे मीडिया हाउसेस, हमारा फॉरेन ऑफिस, सबको मिलकर और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, दे हैव टू मेक अ कोहेसिव एफर्ट। उनका मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग आपके सामने, EU डिसइंफो लैब आपने देख लिया, कैसे उनकी वेबसाइट्स हैं, कैसे वो दुनिया के जो माइंड पॉल्यूट कर देते हैं। पाकिस्तान की बात कोई नहीं मानता, इंडिया की बात मानता है। ये अब हमें ये क्रिएट करना है और चाइना और रशिया को कॉन्फिडेंस मिले, दे आर मोर स्ट्रॉन्ग पावर, वीटो पावर इनके पास, कि इससे इस खित्ते में क्या नुकसान हो सकता है। इंडिया किस तरह खेल रहा है और अमेरिका के प्रॉक्सी बना हुआ है, CPEC न मनाने दो। उधर चाइना के खिलाफ आप देखें लद्दाख में क्या करते हैं, करवाते हैं, फिर उसके बाद साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, ये चीजें सारी बतानी चाहिए। पाकिस्तान इज मोस्ट अफेक्टेड, चाहे आप BRF उसके बाद देख लें, फिर उसके बाद TTP देखें, ये सब ऑर्गेनाइजेशन को ये इंडिया जो है ये सपोर्ट करता है, उनको पैसा देता है, वेपन एमुनिशन देता है, उनको रिकॉनेसेंस करवाता है, उनको वहां पर सेफ हेवन्स पड़ाए हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर। ये सारी चीजें अब हमारा वक्त आ गया, वी हैव टू गो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के ऊपर। अभी हमें ये चीजों को आहिस्ता करने की जरूरत नहीं है। क्या उसने कभी सोचा? अभी हम कोशिश कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात कर दें। दे हैव टू बी टोल्ड कि ये किसी हालत में जब तक 219, 370 और 35A ये वापस नहीं लेते, पाकिस्तान के इंडिया ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। और अगर अच्छे ताल्लुक नहीं होंगे तो दोनों न्यूक्लियर मुल्क आपने सामने है। एक ट्रिपिकल हैप्पी सोल्जर can create a lot of problem in Pakistan and India and the subcontinent. That has to be pondered around to all the diplomats in Islamabad and to the world as a whole. मोदी सरकार को सियासी तौर पे अंदरूनी सतह पर कितना नुकसान हो सकता है? बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। वहां पर मॉडरेट हिंदू जो हैं बहुत आवाज उठा रहे हैं, उनके जर्नलिस्ट उठा रहे हैं, और ये जो खास तौर पे ये सत्याराम ने बात की है, ये तो इनके लिए बहुत ही आइंदा के लिए प्रॉब्लम होगी। मैं तो ये कहता हूँ इनके आप ट्रूप्स का मोराल देखें। जिस रेजिमेंट के, जिस आर्मी के 40 जवान उनका प्राइम मिनिस्टर और 4 का टोला मिलके मरवा देता है अपने सियासी ज़ाइम के लिए, उस रेजिमेंट का क्या मोराल होगा? उस आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए शर्म का मुकाम है कि वो नहीं बोला। और उसके बाद अवाम को खड़ा नहीं रहा था कि वो इस केस को अवाम कोर्ट्स में लेके जाएं। ये इसका ओपन ट्रायल होना चाहिए और उसके बाद इसको, मुझे यकीन है जिस दिन हटेगा इसके खिलाफ ट्रायल होगा एंड ही विल रीच टू द राइट प्लेस वेयर ही डिजर्व टू बी। ये इसके लिए बड़ी सख्त कड़ा इम्तिहान है अवाम के लिए कि वो खड़े हों,
कोर्ट पे केस लेके जाएं और इसको वहां सजा मिलनी चाहिए जो इसने जुर्म किया इतना बड़ा। मोदी सरकार ने जिस तरीके से हिंदुज़म को फ़रोग दिया है, कि इंतहा पसंदी की तरफ लेके गया पूरी सोसाइटी को, आपको लगता है कि अपोजिशन में इतनी जान है कि वो मोदी सरकार से ये सवालात उठा सकेगी? आइंदा इलेक्शन के अंदर मोदी को इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। देखें, इन्होंने आरआरएस ने, ये चार के टोले ने, ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू इंतहा पसंदों ने इतना आवाम को डराया हुआ हरासमेंट। अभी आपके सामने एक एमएलए अतीक, उसके साथ उसके भाई अशरफ को, जो पहले ही जेल में थे और वो रहा भी हो गया था, उनको किस बेदर्दी से मारा, कैसे आरएस के उन्होंने नारे लगाए, खुशियां मनाई और उसके कोई कार्रवाई नहीं है। आपको पता है इसके गुजरात का कर्नल ने सब एक्सेप्ट कर लिया, सबको छोड़ दिया, बाबरी मस्जिद के लोगों को छोड़ दिया। तो कोर्ट भी इनके कंट्रोल में है। कश्मीर की कोई 200 पिटीशन पड़ी हुई है, 219 और 370 और 35A की, कोई डेट ही नहीं लग रही है। इसलिए जब तक, लेकिन अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। ये कभी भी आप किसी को सप्रेस डरा के नहीं कर सकते, दे बाउंस बैक। और जब बाउंस करते हैं तो ज्यादा कुव्वत से करते हैं। आप देखेंगे कि इंडिया का हाल, अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतें टूट सकती हैं, तो जहां अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल लोग फौज हो और नरेंद्र जैसा लीडर हो, तो आई एम श्योर कि राइटिंग इज ऑन द वॉल कि आप देखेंगे हमारी जिंदगी में इंडिया के भी हिस्से बिखरे होंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुराना वक्त देने का। पुलवामा हमले के हवाले से जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, उससे क्या लगता है कि मोदी सरकार दबाव का शिकार हो सकती है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो ही टाइम गुजरेगा तो लोगों को उनकी झूठ का, या जो उन्होंने इंडियन आर्मी का नुकसान किया है, मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें उनके ऊपर आएंगी। लेकिन वो बुनियादी तौर पे एक रिलीजियस उसका मोड है, यानी उसने बुनियाद परस्ती ये इंडिया में हिंदुत्व के थ्रू शुरू की हुई है, शायद भी इसको बचा सके। लेकिन जहाँ तक उसकी झूठ का ताल्लुक है, जो उसने ड्रामे रचाए थे जितने भी, वो तमाम अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए था और इंडिया में एक तकरीबन मेजॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप उसने कायम की हुई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में लोग उनकी गेम को समझ जाएंगे। शाह साहब, जो पाकिस्तान का मुतालबा है, क्या भारत की हुकूमत को, भारतीय सरकार को इन सवालों के जवाबात देने पड़ेंगे? आलमी बरादरी इनसे जवाबात ले, क्या आपको लगता है कि आलमी बरादरी इसका नोटिस लेगी? मेरे ख्याल में आलमी बरादरी को इंडिया जो है, खासकर मोदी के अंदर ब्लैकमेल कर रहा है। जो इंडिया की मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है और कंज्यूमर मार्केट है, तो वो उनको इस किस्म के लालच देकर उनको ब्लैकमेल करती है। अमेरिका को भी ब्लैकमेल करती है, यूरोपियन ममालिक को भी ब्लैकमेल करती है कि आप इंडिया में तिजारत करें, आपको इतने पैसे। यानी हम तारीखी तौर पे अगर देखें तो इंडिया जो है बहुत बड़ा अमीर मुल्क रहा है मुगल्स के अंदर और तारीख में, और आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा उस तरीके से ऐसा मुल्क बनेगा जिसकी सबसे ज़्यादा जीडीपी होगी। तो बाहर के ममालिक को वो ब्लैकमेल करता रहेगा जब तक वो कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में हमें इंसाफ नज़र नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदेद। मुल्क की मैशत शदीद दबाव का शिकार है। IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं, लेकिन किसी हतमी नतीजे पर अब भी नहीं पहुँचे। खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब, और उनके साथ माहिर मैशत जनाब डॉक्टर आबद सुलैरी साहब। डॉक्टर खाकान साहब, ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत भी बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, IMF से मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर पहुँचे नहीं हैं, क्या लग रहा है आपको, मैशत संभलेगी कैसे? नसरुल्लाह साहब भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, मैंने बहुत अरसे से कहा है, कोई भी मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में, वो पाकिस्तान है उस चैलेंज में, उसको IMF से इनहराफ नहीं करना चाहिए था। पिछले 14-18 माह में हमने कई बार इनहराफ किया IMF से। पेट्रोलियम की सब्सिडी दे
कर ऐसा प्रेजेंट को डॉलर से पैक करके गैस प्राइसेस को देर से चेंज करके, अब भी पिछले 5 माह का जो डिले है उसकी वजह से आपके रुपए पे प्रेशर बना। आपके रुपए पे इसलिए प्रेशर बना कि आपकी डॉलर्स की जो इनकमिंग मूवमेंट थी वो बहुत स्लो है, और आप चूंकि एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट प्रॉमिस किए हुए हैं, वादा किए हुए हैं आईएमएफ को, आप अपने लॉ में ला चुके हैं ये बात, आपके पास कोई और चारा नहीं था। तो उसका स्ट्रेंथन करने का तरीका, रुपए की कदर को बेहतर करने का तरीका और इस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को रोकने का तरीका आईएमएफ से मुआहदा और फ्रेंडली कंट्री से पैसे, लैटरल से पैसे, मल्टीलैटरल से पैसे, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, जेनीवा के प्लेजेस, दिस वाज द शॉर्ट टर्म हार्ड वर्क। अनफॉर्चुनेटली नसरुल्लाह साहब 5 माह बाद भी जब मैं नवंबर में आपसे बात करता तो तब भी यही कहता कि फौरी तौर पे आईएमएफ कर लें, आज भी यही कह रहा हूं कि फौरी तौर पे आईएमएफ कर लें। हमने बहुत डिले किया, दैट हैज हर्ट इन द शॉर्ट रन आल्सो, और ये आपके रिजर्व्स को 4.03 अरब डॉलर पे ले आया है। इससे एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी डॉलर बन गया लोगों के लिए। सो एक पूरा जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया। 47% फूड इन्फ्लेशन है। इन द शॉर्ट रन आप अपनी पैदावारी सलाहियत तो बेहतर कर नहीं सकते, तो आपको इंपोर्ट से सप्लीमेंट करना था। आपकी सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हुई, इसलिए डिस्टर्ब हुई कि आप चीजें मंगवा नहीं पा रहे थे। आई थिंक दिस इज अ वेरी टफ पोजीशन। लेट्स होप कि हम अगले $3 बिलियन जो रह गए हैं वो अरेंज कर लें, जो मल्टीलैटरल्स और अब बायलैटरल्स के साथ हमने करने और कुछ कमर्शियल फंडिंग है, तो हम आगे बढ़कर अगले आने वाले दिनों में ये प्रोग्राम जो है रिस्टोर कर सकें। डॉक्टर अब्बास सलारी साहब, हमने देखा कि जब अपोजिशन में सियासतदान होता है उसका मौक़िफ़ आईएमएफ के हवाले से या आलमी मालियाती इदारों के हवाले से कुछ और होता है, इक़्तिदार में आके उसका मौक़िफ़ हकीकत पर मबनी होता है। यही हाल आज भी है। आज की अपोजिशन आईएमएफ के पे तनकीद भी कर रही है, हुकूमत को कह रही है, घुटने टेक चुकी है, लेकिन उसे पता है कि आईएमएफ से अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, आईएमएफ का मुआहदा नहीं होता तो माली हालात बेहतर नहीं हो सकते। क्या ये जो रवैया हमारा है इसने मईशत को नुकसान नहीं पहुंचाया? देखिए, आपकी बात को मैं कुछ यूँ कह सकता हूँ कि हर हुकूमत का आईएमएफ की तरफ एक ही रवैया है और हर अपोजिशन का आईएमएफ की तरफ एक ही रवैया है। और दोनों को पता है अपने अपने रिस्पेक्टिव रोल्स में कि जिसको भी हुकूमत में जाना है, बल्कि आइंदा आने वाले 3-4 सालों में भी जो भी हुकूमत बनेगी उसको आईएमएफ प्रोग्राम में जाना है। और मेरा ख्याल है कि आईएमएफ पे पॉलिटिक्स जो है वो अब करनी बंद कर देनी चाहिए। ये अगर मैं पिछले 1.5 साल पहले का टाइम याद करूं, जब पीडीएम महंगाई में कौम मार्च के नाम पे मार्च कर रही थी, तो उस वक्त भी वो गलत था। और अगर आज पीटीआई जो है वो क्रिटिसाइज करे तो तब भी गलत होगा। लेकिन उसमें एक चीज जो है वो हमें जरूर ज़हन-नशीं रखनी है, वो ये है कि आईएमएफ की तरफ एक इनकंसिस्टेंट अप्रोच जो है वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। हमारा इस वक्त जो बिल्कुल वही एटीट्यूड है जैसा कि उस मरीज का हो जो कि एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से शुरू कर दे और अपनी मर्जी से उसको लेना बंद कर दे, तो उसको कभी भी इन्फेक्शन से निजात नहीं मिल सकती, बल्कि उल्टा उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है दवाइयों के खिलाफ। और यही कुछ पाकिस्तान कर रहा है कि हम 1-8 ट्रांच लेते हैं, उसके बाद हम 7-8 माह का एक तातुल पैदा कर देते हैं, फिर तमाम तर टफ मैयर जो है वो करते हुए अवाम पे बोझ लादते एक ट्रांजैक्शन लेकर फिर सुकून से बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये यकीनन अब बैकफायर करेगी। अवाम के लिए तो तकलीफ दे है ही, लेकिन ये हुकूमतों को भी बहुत ज़्यादा अब पेन में मुब्तला करेगी अगर ये रवैया ना बदला गया तो। डॉक्टर खाकान साहब, हुकूमत कहती है कि तमाम शराइत हमने पूरी कर दी हैं, फिर रुकावट क्या है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, एक तो यह कि हमने शराइत बहुत देर से पूरी की, तो एक हमारा उनके साथ मिसट्रस्ट सा बन गया है। पाकिस्तान एज अ रेसिपिएंट कंट्री, और मैं जब इंटरनेशनली भी बात करता हूँ तो इसीलिए पाकिस्तान को आप हैरान होंगे कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो तब आपको प्रायर कंडीशंस मीट करनी होती हैं बिफोर द बोर्ड। और ये मैं इसलिए भी बड़े वसूख से कह सकता हूं कि मैंने इन दोनों प्रोग्राम्स में, पिछला भी जब कंप्लीट हुआ, ये वाले प्रोग्राम में भी, चूंकि रिव्यूज में मैं शामिल रहा हूं स्मॉल टीम में, तो इस दफा आईएमएफ ने आपको कहा नहीं, आप पहले प्रायर एक्शंस कंप्लीट कीजिए। सो एक तो उसकी वजह से डिले हुआ। क्यों डिले हुआ? बिकॉज हम ऑब्वियसली नई टैक्सेशन, प्राइसिंग चेंजेस, रुपए को डॉलर से पेग ना करना, हमने इसमें डिले किया। अब जहां खड़े हुए हैं उसमें एक्चुअली मेरे ख्याल में इस वक्त 3 चीजें आउटस्टैंडिंग है। नंबर 1 आउटस्टैंडिंग ये है कि आपने $6 अरब करने थे, आपने $3 अरब जो है वो सऊदिया और यूएई से जरूर तय कर लिए हैं,
चाइनीज मनी भी फ्लो इन कर गई है, $2 अरब वापस गए थे, वो वापस आ गए हैं, रीफाइनेंस हो गए हैं। अब मसला है कि बाकी $2-3 अरब कहां से आने हैं। उसमें मैं थोड़ा सा IMF को भी समझता हूं कि दे शुड एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबल, एंड द रीजन आई से दैट नसरुल्लाह साहब इज कि IMF का भी ये काम है कि वो मल्टीलैटरल से एंगेज करे, IMF का ये काम है कि वो बायलैटरल पार्टनर से एंगेज करे, IMF का ये वो काम है कि वो इस SLA को अगर होने दे तो कमर्शियल फाइनेंसिंग फ्लो कर जाएगी। ये एक रुकावट है इस वक्त कि वो $2-3 अरब की कमिटमेंट, एक हमारा मैं टेक्निकल हो जाएगा बट राइज प्रोग्राम है, उसमें $900 मिलियन आना है, उसकी एक कॉन्फर्मेशन आई थिंक अथॉरिटीज की अभी उनसे बात हुई है, ये हो जाए। पर दो और चीजें हैं जो आई थिंक इस वक्त एटलीस्ट डिस्कस जरूर होनी है IMF से, आई एम होपिंग कि हो गई होंगी। एक ये है कि आपने एक पेट्रोल की क्रॉस सब्सिडी क्रिएट करनी है। मैं समझता हूं कि इसका कोई इम्पैक्ट बजट पे आप कह रहे हैं आज, एक्चुअली व्हेन यू डिग डीप इनटू दीस थिंग्स नसरुल्लाह साहब, तो ऐसा होता नहीं है। लेट्स से कि आपने पेट्रोल की सब्सिडी क्रॉस सब्सिडी ही क्रिएट करनी है, बड़ी अच्छी बात है, आप ये हुकूमत की एक अच्छी सोच हो सकती है, बट IMF आपसे पूछेगी जरूर कि अच्छा आप जी इसकी चीजें दे दें। जैसे ही इसकी चीजें सामने आती हैं तो एक आपकी उनके साथ निगोशिएशन शुरू हो जाती है। अच्छा जी कब तक चलेगी, अच्छा आपने बताना है, अच्छा जी कितने पैसे इसमें आपने ट्रांसफर करने हैं, कितने मंथ्स में ये होना है, कहां से होना है, नादरा का डेटा, एक्साइज का डेटा, सो यू नो यू गो इनटू नेगोशिएशन। मेरी ये हम्बल राय होती कि जरूर करें ये काम। IMF का 9th रिव्यू हो जाता, IMF के सामने रखते कि ये खदोखाल हैं, ये हम करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस वक्त IMF का रिव्यू मेरे ख्याल में टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एनीथिंग इन पाकिस्तान, बिकॉज $4 अरब के ज़खायर हैं, मुझे इस पे दिक्कत होती है। फिर टॉपिक तो वो थोड़ा टची है, बट मैं फिर भी मेंशन कर दूंगा, 21 अरब रुपए देना इलेक्शंस के लिए एक बिल्कुल जरूरी है। इलेक्शन साइकिल की कंप्लीशन के लिए ECP को वो पैसे जाने हैं, बट ये याद रखिए कि IMF के साथ आपने कहा हुआ है कि हम 160 अरब का प्राइमरी सरप्लस करेंगे। इससे मतलब यह है कि हम अपने इखराजात इंटरेस्ट को छोड़ के जब कर लेंगे तो 160 अरब रुपए हम आपको ज्यादा दिखाएंगे, सरप्लस में दिखाएंगे। उसके लिए अगर 21 अरब उसमें से मिन्हा करने हैं आपको 21 अरब की सिर्फ एक जस्टिफिकेशन उनको देनी है कि 21 अरब कहां से आएगा, क्या नए टैक्सेस से आएगा, क्या PSDP को काट के आएगा, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को काट के आएगा। वो कतई तौर पे रोक नहीं रहे, ये कतई तौर पे करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। पर मैं ये देख रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है कि IMF से निगोशिएशन तूल पकड़ लेती है। मैं उस सवाल का आपका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर आबिद साहब, अगर IMF के साथ हमारा मुआहदा मुकम्मल हो जाता है, हमें सपोर्ट भी मिल जाती है, जिन ममालिक से हमें एक उम्मीद है, महंगाई कंट्रोल हो सकेगी। आम आदमी का तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि क्या हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हो सकती है मुस्तकबिल में? कुछ हद तक बेहतरी आएगी, और वो इसलिए बेहतरी आएगी कि रुपए की कदर जो है उसमें एक सर्टेनिटी आ जाएगी। इस वक्त बहुत सी महंगाई इस वजह से भी है, स्पेशली अगर आप एनर्जी को देख लें कि चूंकि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में गिरती चली जा रही है, रुपया इसलिए मुस्तहकम नहीं हो रहा कि लोग जो हैं वो एक पैनिक में हैं, पता नहीं जो अफवाहें फैलती हैं कि जी हुकूमत जो है वो फॉरेन जो एक्सचेंज अकाउंट्स हैं वो जब्त कर लेगी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, या बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज मिलना जो है वो बंद हो जाएगा। तो लोगों ने अपना वाइट मनी जो है वो भी डॉलर्स और गोल्ड की शक्ल में लॉकर्स में रखना शुरू कर दिया, तो वो पैनिक जो है वो खत्म हो जाएगा अगर आपका प्रोग्राम बहाल होता है। और उस पैनिक के खत्म होने से रुपए की कदर में अगर काम आता है तो यकीनन महंगाई पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये जो 47% है ये एकदम से गिर के 18%, 19% पे आ जाएगी, तो ये ऐसा होना मुमकिन नहीं है, उसमें अभी मजीद टाइम लगेगा। लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो यही है कि पाकिस्तान की मईशत में एक यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाए, पाकिस्तान की सियासत में एक यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाए। इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी अदम इस्तेहकाम को जन्म दे रहा है, और वो जो है वो सियासी बहरान को मज़ीद संगीन कर रहा है। डॉक्टर खाकान साहब, डॉलर की कीमत रुकेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 300 पर जाकर डॉलर की कीमत रुक जाएगी, यही कीमत रह सकती है या नीचे आने के इम्कान हैं? सो मैं डॉक्टर आबिद की बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है डॉलर लिक्विडिटी क्रंच। इसको मैं आज समझता हूँ कि शायद ये क्राइसिस में है कि हम आपके पास सप्लाई ऑफ डॉलर्स वीक हो गई है, बिकॉज मल्टीलैटरल्स के पैसे रुके हैं, IMF के पैसे रुके हैं, बायलैटरल्स के रुके हैं, कमर्शियल फंड्स रुके हुए हैं। इन सब को आप बहाल करते हैं तो डॉलर आना शुरू हो जाएगा। अगर सप्लाई बेहतर हो जाएगी और डिमांड टूट जाएगी, इसलिए कि इस वक्त हर इंसान, आप यकीन करें नसरुल्लाह साहब, लाइटर टोन में कहूं
कि जो इस वक्त पाकिस्तान का अमीर आदमी है या अमीर खातून है, वो मुझे फोन करके सिर्फ एक सवाल करता है और पूछता है कि डॉलर कब लूं। और इसलिए आप सोच सकें कि ये सेंटिमेंट ये बना हुआ है कि इस वक्त होल्ड करना है हमने स्टोर ऑफ वैल्यू, तो वो डॉलर है। गोल्ड नहीं करना, प्रॉपर्टी नहीं करनी, नेशनल सेविंग्स में पैसे नहीं डालने। ये सब चीजें अगर तब्दील हो जाएंगी और डॉलर्स की बजाय लोग कहेंगे हमने रुपया लेना है और 18% पे नेशनल सेविंग्स में रखना है, तो आपका रुपया जो है 300 की बजाय मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में दोनों तरफ मूवमेंट होनी चाहिए, उस तरह की मूवमेंट आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। मैं एक हाइपोथेटिकल रखता हूं, अगर नवंबर में आईएमएफ का रिव्यू हो गया होता, आज अगर मेरे ज़खायर 7 अरब डॉलर पे खड़े होते, ये सब फंड्स फ्लो हो गए होते, तो शायद रुपए की कदर ये ना होती, इतनी वीक ना होती, आपका इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का कंपोनेंट कम होता और शायद पेट्रोल को भी यहाँ पे नया लाना पड़ता। सो लेट्स होप के वी मूव इन दिस डायरेक्शन। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, डॉक्टर आबिद साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।